नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसमें प्यारे विद्यार्थियों महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं, अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, उससे संबंध में हमारा विगत वीडियो से प्रश्न चल रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए इससे संबंधित प्रमुख मतों की समीक्षा कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इन काल विभाजन करते हुए अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तक पहुँचे हैं और शुक्ल जी ने किस प्रकार से काल विभाजन किया हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम विगत वीडियो में हमने एक तर्क को पढ़ लिया था और अब हम दूसरा तर्क देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो समीक्षकों के द्वारा दिया गया है दूसरा तर्क, वो किस प्रकार से आया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है, ये कहा जाता है कि इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एक तरह से प्रामाणिक माना जाता है वर्तमान संदर्भ में, लेकिन इनमें भी कुछ कमियां थी, समीक्षकों ने उजागर की है। कि इन्होंने जो पहली हमने समीक्षा पढ़ी थी प्यारे विद्यार्थियों, वो थी कि शुक्ल जी ने वीरगाथा काल को संवत 1050 से 1375 तक माना है, जबकि विद्यापति का जो समय था वो 15वीं शताब्दी है। और खुद शुक्ल जी विद्यापति को संवत 1460 के आसपास तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान में होना बताया, यानी 1460 के संवत के आसपास तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वो उनके दरबार में रहते थे। अतः विद्यापति को वीरगाथा काल का कवि मानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इनका समय 1375 तक अंत में है वीरगाथा काल का, जबकि ये विद्यापति जी वो 1460 संवत के आसपास राजा शिव सिंह के यहाँ है। तो इस प्रकार से ये कालखंड है वो इनके लिए उपयुक्त नहीं है। तो विद्यापति को वीरगाथा काल का कवि नहीं मानना चाहिए, ऐसा समीक्षकों का मानना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो में हमने यहाँ तक इसके बारे में पढ़ा था और अब हम देखते हैं आगे के तर्क। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा काल विभाजन की समीक्षा, एक तर्क हमने पढ़ लिया कि ये मानते हैं कि विद्यापति का जो समय है वो 1050 से लेकर 1375 तक का समय ये निर्धारित करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेकिन विद्यापति का जो समय खुद स्वयं वो कहते हैं कि ये तिरहुत के राजा 1460 संवत के आसपास रहते थे। तो इस प्रकार से इनका जो समय था 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल समाप्त हो जाता है। तो फिर ये विद्यापति को अपनी वीरगाथा काल की रचना में शामिल करते हैं, तो ये तर्क उचित नहीं है, या ये जो कवि हैं विद्यापति जी, तो ये वीरगाथा काल के कवि नहीं हो सकते, ऐसा समीक्षकों का मत है। अब अगला देखिए तर्क प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, इन्होंने सबसे पहले तर्क किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के बारे में कि भाई अगर शुक्ल जी है वो जैन धर्म के ग्रंथों को हिंदी साहित्य के इतिहास में जगह नहीं देते हैं, उनका परित्याग करते हैं, इसलिए कि वह धार्मिक और सांप्रदायिक ग्रंथ हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस बात का तर्क करते हैं कि अगर धार्मिक रचनाएँ हैं और उनका अगर आप परित्याग करते हो तो फिर भक्ति काल की सभी रचनाएं वो भक्तों की है, संतों की है, धार्मिक रचनाएं हैं, तो फिर वो क्यों शामिल की जा रही है उसमें। तो इस प्रकार से वो तर्क करते हैं। और देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने अपने शोध ग्रंथों में से ये प्रमाणित, अपने शोधों से ये प्रमाणित कर दिया है कि जिन रासो ग्रंथों के आधार पर, जिन रासो ग्रंथ थे, विशलदेव रासो, विजयपाल रासो, खुमान रासो, ये जो रासो ग्रंथ है, तो इन रासो ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथा काल कहा जाता है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि मैं इन 12 रचनाओं को शामिल करता हूं, और जो हमने विगत वीडियो में पढ़ी थी, विशलदेव रासो को छोड़कर के अमीर खुसरो, विद्यापति की पदावली को छोड़कर शेष जो रचनाएं कीर्तिलता, कीर्तिपताका या अन्य जो रचनाएं दलपति विजय की जो कुमार रासो है, ये परमार रासो है। तो ये जो रासो साहित्य है, इस आधार पर प्यारे विद्यार्थियों आचार्य शुक्ल ने इस रासो ग्रंथों के आधार पर वीरगाथा काल कहा। ठीक है, उन्होंने 12 रचनाओं को शामिल किया और उन 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी एक काल का निर्धारण करते हैं, वीरगाथा काल। वे अधिकांश रचनाएं परवर्ती है, और ये जो रासो ग्रंथों में शामिल जो ग्रंथ है
जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों को शामिल किया लगभग, तो उनमें से अधिकांश जो रचनाएं हैं वो इस काल की नहीं बैठती, अर्थात वो परवर्ती काल की है, अर्थात वे रचनाएं परवर्ती यानी बाद की रचनाएं हैं, जो ये 1050 से 1375 तक स्वीकार करते हैं विक्रमी वीर गाथा काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल ये स्वीकार करते हैं 1050 से 1375। तो इनमें से जो रासो ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों, वो अधिकांशतः उनकी रचनाएं वो 1375 के बाद की रचनाएं हैं, ये परवर्ती है यानी बाद की रचनाएं, तो इसलिए इसमें शामिल कैसे हो सकती है। तो ये तर्क दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और मोतीलाल मेनारिया जी ने। प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ साथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने खुमाण रासों को वीर गाथा काल की रचना माना, खुमाण रासों को वीर गाथा काल की रचना माना, जबकि उसमें प्रताप सिंह तक का वर्णन है, उसमें राजा प्रताप सिंह तक का वर्णन है, जो कि ये समय है वो ऐसे 1375 के विक्रमी के बाद में बैठता है। अतः वह 17वीं सदी से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसमें राजा प्रताप सिंह के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर राजा प्रताप सिंह की चर्चा की गई है तो फिर ये खुमाण रासो वीर गाथा काल की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि राजा प्रताप सिंह का जो समय बता रहे हैं 17वीं शताब्दी से पूर्व की रचना है ये, यानी उस पूर्व की समय है ये। तो इस कारण से ये जो समय समाप्त हो रहा है 1375 विक्रमी, जबकि ये कह रहे हैं प्रताप सिंह जी 17वीं शताब्दी के से पूर्व ये थे। तो इस प्रकार से ये जो समय खुमाण रासो का उन्होंने ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसका प्रमाण देते हैं कि इस आधार पर मैंने वीर गाथा काल का नाम दिया है। तो वो राजा उसमें प्रताप सिंह की रचना का जिक्र भी किया गया है, जो कि 17वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं हो सकती। इसी प्रकार उन्होंने विजयपाल रासो को अपने 12 ग्रंथों में शामिल किया था, तो वो भी 19वीं सदी के लगभग लिखा गया। ये शोध बताते हैं कि 19वीं शताब्दी के लगभग है वो ये ग्रंथ लिखे गए। तो इसीलिए 1050 से लेकर 1375 तक का जो समय था उसमें ये रचनाएं नहीं आती है, ये उसके बाद की रचनाएं हैं। इसीलिए यहाँ पर ये तर्क किया गया कि ये रचना ये काल वीर गाथा काल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मत का खंडन किया। इसी प्रकार से डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी ने हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ अलग से बता रहा हूँ कि भाई मोतीलाल मेनारिया जी ने अपने शब्दों में कहा है कि इन ग्रंथों को प्राचीन बतलाते हुए एक दलील ये भी कही जाती है कि इनके रचयिता थे, इन्होंने सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया। यानी इन्हें ये जो रचनाएं हैं ग्रंथ रासो साहित्य इत्यादि, तो इनमें अधिकतर जो सर्वत्र वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। इससे उनका चरित्र नायक का समकालीन होना सिद्ध होता है, यानी वर्तमान काल की क्रियाओं को शामिल कर दिया गया है। तो इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि प्यारे विद्यार्थियों की ये रचनाएं उस समय के जो नायक थे, इस रचनाओं को जो इसमें इन राजा महाराजाओं को लेकर के रचनाएं लिखी गई, तो उसमें वर्तमान काल की क्रियाओं का जो है प्रयोग किया गया है। तो इस कारण से सिद्ध हो सकता है कि भाई ये रचनाएं उस समय वो जो चरित्र नायक का समकालीन होना सिद्ध होता है, यानी वह नायक उस समय का रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, मतलब है का प्रयोग किया है, न कि था का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी मत खंडित कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक भ्रांति है, पूरा सही नहीं कह सकते हैं। मोतीलाल मेनार जी कहते हैं भ्रांति है। ये कोई आवश्यक बात नहीं है कि वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग करने वाले कवि समसामयिकी हो। ये जरूरी नहीं है कि वर्तमान काल की जो क्रियाओं का प्रयोग अगर कर दिया जाए किसी ग्रंथ में, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो समसामयिक यानी उसी समय की हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो काव्य रचना की एक शैली मात्र है, कवि अपनी शैली के अनुसार इसको लिख सकता है। और काव्य में वर्णित घटनाओं को सत्य रूप देने के लिए भी कवि प्राय इस रूप का चयन करता है, या इस रूप ऐसा किया करता है कि वह वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग अपनी रचनाओं में कर सकता है। आचार्य तो इस प्रकार से मोतीलाल मेनारिया जी की बात का भी यहाँ पर खंडन, मोतीलाल मेनारिया जी भी इस बात की खंडन है वो करते हैं। साथ ही साथ शुक्ल जी ने खुमाण रासो को वीर गाथा काल की रचना मानी है और उसमें प्रताप सिंह तक का वर्णन है। अतः ये 17वीं शताब्दी से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। तो ये भी एक इसमें भ्रम है। विजयपाल रासो 19वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया, ये शोधों के अनुसार, नवीनतम शोध के अनुसार बता रहे हैं कि भाई विजयपाल रासो का समय 19वीं शताब्दी के आसपास रहा था। तो इस प्रकार से ये बात भी इन्होंने खंडित कर दी। अगली बात, जयचंद्र प्रकाश
और जयमयंक जस चंद्रिका, ये जो ग्रंथ है जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का जो उल्लेख है वो राठौड़ारी ख्यात, ये राजस्थानी ग्रंथ है राठौड़ारी ख्यात, तो उसमें मिलता है। इन दोनों ग्रंथों के जो नाम है, इससे संबंधित जो घटनाएं हैं वो राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, किंतु दोनों रचनाएं आज उपलब्ध नहीं है। जो मूल रूप की जो रचनाएं हैं जयमयंक जस चंद्रिका या फिर जयचंद्र प्रकाश, ये दोनों मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, ये इसीलिए ये केवल नोटिस मात्र है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनका आधार लिया, इन 12 ग्रंथों में इनको भी शामिल किया, लेकिन ये जो शोध हुए हैं उसे पता चलता है कि जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका है प्यारे विद्यार्थियों, वो राठौड़ारी ख्यात में इसका प्रमाण मिलता है, किंतु ये दोनों रचनाएं मूल रूप से अभी उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये केवल नोटिस मात्र है, क्योंकि केवल नोटिस किया गया है, किसमें, केवल राठौड़ारी ख्यात में इसका नाम आया है। बाकी मूल रूप से जो हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो वास्तविक जो ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, वो नहीं मिले हैं, तो ये इसीलिए इसको नोटिस मात्र कहा है। अगली बात, विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका। विद्यापति अपभ्रंश भाषा के, अवध भाषा के कवि हैं, मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है। तो विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो ग्रंथ है प्यारे विद्यार्थियों, वो पहले तो अवहट भाषा की रचना, ध्यान रखना अवहट भाषा की रचना है, ठीक है, अपभ्रंश अवहट भाषा की रचनाएं हैं। अतः उनका विचार हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण में किया जाना सर्वथा असंगत है। क्यों है? क्योंकि ये अवहट भाषा की रचना है और उसको हिंदी साहित्य के काल विभाजन में नामकरण किया जाना सर्वथा असंगत है। साथ ही अगर दोनों रचनाओं की बात करें, यानी कीर्तिलता और कीर्ति पताका, तो ये दोनों रचनाएं 1050 से 1375 विक्रमी के बाद की रचना, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 12 रचनाओं में कीर्तिलता और कीर्ति पताका को भी स्थान दिया और इस आधार पर उन्होंने इसको वीर गाथा काल नाम दिया। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यह तर्क किया गया कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका, एक तो इनकी भाषा अवध थी, तो इनको हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण करने में असंगत है ये। दूसरी बात यह है कि ये रचनाएं 1050 से बोले तो 1375 तक का जो समय शुक्ल जी ने आदिकाल या जिसको वीर गाथा काल नाम स्वीकार किया है, उससे बाद की रचनाएं, तो ये किसमें शामिल, इसमें शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि इनका समय जो समय सीमा है वो 1050 से 1375 विक्रमी है, और जबकि ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका बाद की सिद्ध होती है, तो शुक्ल जी द्वारा निर्धारित जो वीर गाथा काल की सीमा में नहीं आती। समझ में आ गया? तो ये शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल की सीमा तय की है 1050 से 1375 तक, तो उसमें ये कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो विद्यापति की रचना है वो नहीं आती, वो बाद की रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से यानी 1400 के आसपास आगे की रचनाएं हैं, तो ये इसमें नहीं आती। आगे देखिए, परमाल रासो व पृथ्वीराज रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है। ये भी एक अभी शोध है कि ये पूरे मूल रूप से ये सुरक्षित नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि इसको हम कैसे मान ले कि ये वीर गाथा काल की रचना है। तो परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जो ये 12 रचनाओं में है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो और जगनी का ये जो परमाल रासो है। अब देखिए, ये तो ये समीक्षा जो है लगभग 4-5 बिंदु है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन की समीक्षा। अब हम देखते हैं उत्तर मध्य काल नामकरण पर विवाद, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्तर मध्य काल जो नामकरण किया उसमें भी विवाद है, या उत्तर मध्य काल का जो नाम हमने रीतिकाल नाम दिया। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है वो प्यारे विद्यार्थियों, उन्होंने उत्तर मध्य काल यानी रीतिकाल, उत्तर मध्य काल का नाम था रीतिकाल, तो इस नामकरण करने और उसकी काल सीमा को लेकर के भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया, तो उसमें इन्होंने उत्तर मध्य काल, जिसको रीतिकाल उन्होंने नाम हम मानते हैं, तो उस रीतिकाल के नामकरण और उसकी जो समय सीमा है यानी काल सीमा है, उसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कैसे? जैसे भाई कई जो मिश्र बंधु है, मिश्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा मिश्र बंधु विनोद, तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल किया कहा, यानी इसके नाम भी अलग अलग, इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, जबकि मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत काल कहा। अब ये अलंकृत नाम क्यों पड़ा? तो
तो मिस्र बंधुओं का यह तर्क था, यानी उन्होंने इस आधार पर संभवतः किया होगा। इस नामकरण के पीछे उनकी किनकी, मिस्र बंधुओं की संभवतः ये भावना थी कि इस काल के साहित्य में अलंकृति या चमत्कारी प्रवृत्ति की प्रधानता थी, यानी इसमें काव्य में अलंकार यानी अलंकृति, चमत्कार का, पांडित्य प्रदर्शन का, चमत्कार का जो है बहुत अधिक समायोजन किया गया था। इस वजह से मिस्र बंधु ये मानते हैं कि हम इसको अलंकृत काल नाम देते हैं, और इस नाम के पीछे उनका मत यह है कि इस काल के साहित्य में अलंकृति या फिर चमत्कारी प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिली, यानी यही प्रधानता थी, इसीलिए मिस्र बंधुओं ने इस काल को अलंकृत नाम दिया, अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ ये भी है, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, मिस्र बंधुओं ने भी लिखा। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इस काल के साहित्य में श्रृंगार की भावना ज्यादा, क्योंकि आपको पता है रीतिकालीन काव्य दरबारी काव्य था, और यहाँ जो राजा महाराजाओं के दरबारी जो कवि थे वो राजा महाराजाओं के श्रृंगार का, उनकी वीरता का ये चित्रण ज्यादा किया था, और श्रृंगार रस की ज्यादा प्रधानता थी रीतिकाल में। नायक नायिकाओं के नक्शिक का वर्णन, बारहमासा का वर्णन, इस प्रकार की चीजें जो है, प्रेमी प्रेमिकाओं का चित्रण, इसमें राजा महाराजाओं की प्रेमिका उनका चित्रण ज्यादा किया था श्रृंगार की। तो इसीलिए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जो है उन्होंने इस काल के साहित्य में श्रृंगार की प्रधानता देखते हुए इसका नाम क्या रखा, श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया। कुछ समीक्षकों ने इसे कलाकाल भी नाम दिया, ठीक है, कलाकाल नाम से पुकार। तो इस तरह से रीतिकाल के अनेक नाम हुए, किसी ने उत्तर मध्य काल कहा, किसी ने रीतिकाल कहा, किसी ने इसको अलंकृत काल का, मिस्र बंधुओं ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने इनको श्रृंगार काल नाम दिया, तो कई समीक्षकों ने कलाकाल नाम दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी नामों में जो है मतभेद है, परंतु ये सभी नाम विभिन्न समीक्षकों के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। ये जो नाम ऊपर वाले दिए गए थे ये सभी विद्वानों के द्वारा स्वीकार नहीं किए गए। अंत में ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही मत स्वीकार करते इस मामले में। इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किया गया जो नामकरण है, यानी जिसको रीतिकाल नाम दिया गया, वही स्वीकार किया जाता है, आज भी स्वीकार्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा काल है वो रीतिकाल है, और ये जो रीतिकाल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित है। तो इसी नाम को ज्यादा सार्थक मानते हैं और सभी के द्वारा व्यवहृत है, यानी व्यवहार करने योग्य है। तो इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा ये जो नामकरण किया गया रीतिकाल, वो आज स्वीकार करते हैं और सभी के द्वारा व्यवहृत है। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए हैं रीतिकाल के, लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का नामकरण ज़्यादा ठीक बैठता है, इसीलिए प्रामाणिक मान करके इसको ठीक मानते हैं, इसलिए स्वीकार किया जाता है। अगली बात अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रामचंद्र शुक्ल जी का हो गया। अब है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का काल विभाजन देखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वो किसकी रचना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ में लिखा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। उसमें शुक्ल जी के काल विभाजन का अनुसरण किया इन्होंने। शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने आदिकाल के दो भाग माने, वो मान लिए, और इस प्रकार से उनका काल विभाजन इस प्रकार से। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन देखिए, उन्होंने सबसे पहला काल है वो माना संधि काल। प्यारे विद्यार्थियों, जो आदिकाल है उसको उन्होंने सबसे पहले नाम दिया संधि काल, और इसका समय उन्होंने निर्धारित किया 750 से लेकर 1000 विक्रमी, क्योंकि उन्होंने आदिकाल को दो भागों में बांट दिया। आदिकाल को दो भागों में बांट करके उसको एक एक नाम दे दिया। एक नाम दिया संधि काल, दूसरा नाम दे दिया चारण काल। तो संधि काल का जो समय था वो प्यारे विद्यार्थियों 750 से 1000 विक्रमी तक का जो समय था वो संधि काल का था। दूसरा था चारण काल। ये आदिकाल के ही दो भाग उन्होंने बांट दिए, कुछ समय सीमा संधि काल की दे दी, बाद में आगे की जो समय सीमा है वो चारण काल की दे दी। तो संधि काल में 750 से 1000 विक्रमी, चारण काल में 1000 से 1375 विक्रमी। तो इस प्रकार से वो
लगभग 1375 तक का समय वो एक तरह से आदिकाल तक का वहाँ स्वीकार करते हैं। और तीसरा काल उन्होंने बांटा, देखो पहला काल हो गया संधि काल 750 से 1000 विक्रमी, दूसरा काल उनका चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी, तीसरा उन्होंने नाम दिया भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, चौथा काल इनका था रीतिकाल जो कि 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी, रीतिकाल नाम इन्होंने भी दिया। पांचवा इन्होंने दिया आधुनिक काल जो अब चल रहा है 1900 से लेकर के अब तक का जो समय है विक्रमी 1900 से लेकर के अब तक का समय, वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी इसको आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने 5 भागों में आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत किया। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था आज का उत्तर, प्रश्न का उत्तर। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन की समीक्षा में एक बिंदु हमने विगत वीडियो में देख लिया था, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ तक है। उसके बाद में उत्तर काल का जो नामकरण दिया, शुक्ल जी ने रीतिकाल नाम दिया। उत्तर मध्य काल कई जो लेखक है, क्षमा करना, कई विद्वान हैं उन्होंने मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दे दिया, आचार्य विश्वनाथ ने इनको श्रृंगार काल नाम दे दिया और कईयों ने कला काल नाम दिया, अलग अलग नाम दे दिए। तो इस प्रकार से ये उत्तर मध्य काल को जो समय जो मत है वो काफ़ी मतभेद रहा है इसके नामकरण में, लेकिन अंत में रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा निर्धारित नामकरण ही ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, वो प्रामाणिक माना जाता है। और फिर हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का काल विभाजन देखा हमने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अपने ग्रंथ का नाम है उनका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें प्यारे विद्यार्थी उन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन का भी अनुसरण किया। आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। संधि काल की समय सीमा 750 से 1000 विक्रमी, फिर चारण काल की सीमा 1000 से 1375 विक्रमी। तीसरा काल उन्होंने भक्ति काल बांटा 1375 से 1700 विक्रमी, चौथा रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी और 5वां आधुनिक काल जो 1900 से लेकर के 1900 विक्रमी से लेकर अब तक। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, निष्कर्ष के बारे में और देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम देखते हैं निष्कर्ष के तौर में इस प्रश्न का अंतिम भाग कि सार रूप में कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों कि सार रूप में हम कह सकते हैं कि यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन न केवल वीरगाथा काल के स्थान पर आदिकाल किया जाए, यानी अंत में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन हुआ और उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो पहला काल है उसको वीरगाथा काल नाम दिया है, उसके स्थान पर आदिकाल किया जाए। और इसका जो समय है, इसका आरंभ है, यानी आदिकाल का आरंभ संवत 1050 से न मान करके कहाँ से मानना चाहिए, संवत 817 से माना जाए तो वह अधिक तर्कसंगत काल विभाजन होगा तथा सभी को मान्य भी रहेगा। तो अंत में हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो काल विभाजन किया उसमें वीरगाथा काल के स्थान पर नाम क्या होना चाहिए, आदिकाल नाम कर देना चाहिए। और इसका जो समय है आरंभ का, आदिकाल का, जो वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी ने दिया उसको पहले आदिकाल नाम कर दिया, आदिकाल नाम किया जाना चाहिए। और इसका संवत समय आरंभ है वो संवत 1050 जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं उसकी जगह हमें 817 स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि यही ज़्यादा क्या है, न्याय संगत है, वह अधिक तर्क संगत है, काल विभाजन होगा और सभी को मान्य भी रहेगा। यह निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरी बात देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पश्चात यानी बाद में, आचार्य शुक्ल जी के बाद में पश्चात डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास इन्होंने लिखा। तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, रसाल इनका उपनाम है, तो इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ इन्होंने लिखा उसमें काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बाद में डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल जी ने भी प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में। इसी प्रकार से देखिए पंडित राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी काव्य धारा के नाम से, तो हिंदी काव्य धारा। तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल यह ग्रंथ लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिन पर इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के
इतिहास की कुछ बातें थी उनको जो है खंडित किया था इन्होंने। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक ग्रंथ लिखा। तो उसमें विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के क्रमबद्ध विकास के साथ साथ लिखा। यानी ये पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी काव्य धारा नामक जो ग्रंथ है इन्होंने लिखा, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल जो नामक ग्रंथ लिखा था, साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास। तो उसमें विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के क्रमबद्ध विकास के साथ लिखा उन्होंने और वर्गीकरण भी किया। इसी प्रकार से डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने भी हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका, ये ग्रंथ लिखा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी ने। और इसी के साथ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, इन्होंने भी अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, देखिए हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका ग्रंथ है डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी का, और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का। इन्होंने अपने विचार इस ग्रंथों में प्रस्तुत किए, यानी इन्होंने भी काल विभाजन इत्यादि सब किए हैं, प्रवृत्तियों को लिखा है। इसी प्रकार डॉक्टर नगेंद्र जी का नाम आता है। तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ है इन्होंने लिखा, और उसमें काल विभाजन और नामकरण भी किया। यानी डॉक्टर ये परंपरा जो है गारसा दत्तासी से लेकर के डॉक्टर नगेंद्र और भी लिखते जा रहे हैं, आधुनिक लेखक भी लिखते जा रहे हैं, विद्वान लिखते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत शोध होता जा रहा है। तो इस प्रकार से ये आपके गारसा दत्तासी से लेकर के शिव सिंह सेगर से लेकर के डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इसके बाद में रमाशंकर शुक्ल जी रसाल, और इसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी है, पंडित राहुल सांकृत्यायन जी है। तो डॉक्टर नगेंद्र यार अभी जो वर्तमान में अपने ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी है, तो इनका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। तो इस प्रकार से इन ग्रंथों में उन्होंने काल विभाजन किया है, प्यारे विद्यार्थियों, नामकरण भी किया है। किंतु ये सभी विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन से कहीं किंचित मतभेद अवश्य व्यक्त करते हैं, थोड़ा बहुत जरूर मतभेद हो सकता है इनमें। बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो आदिकाल को अगर छोड़ दिया जाए, जिन्होंने वीरगाथा काल नाम दे दिया और इस पर विद्वानों ने तर्क किया, समीक्षा की, तो आदिकाल को छोड़ करके शेष सब काल विभाजन यानी रीतिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, इन सब काल और नामकरण उन्हीं का ही स्वीकार किया जाता है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का स्वीकार करते हैं। तो कुछ एक हो सकता है कि वीरगाथा काल सभी विद्वानों को नहीं जचा, या उसमें शोध में उन्होंने पाया कि ये नामकरण सही नहीं है, इन्होंने जिन ग्रंथों के आधार पर ये नाम दिया गया तो उनमें वो परवर्ती सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ जो है उनमें मतभेद जरूर है, लेकिन बाकी आदिकाल को अगर छोड़ करके सभी जो ग्रंथ है उनमें प्यारे विद्यार्थियों ये उन्हीं को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को स्वीकार किया जाता है। उन्हीं को हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज़्यादा प्रामाणिक अगर हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ अगर माना जाता है तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। हालांकि देखो कमियां सब में रहती है, तो कुछ कमियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नामकरण में रही थी, लेकिन अधिकतर जो है विद्वान है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मत को या इनके काल विभाजन को स्वीकार करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रामाणिक मानते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये था प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और इसके साथ इनके मतों की समीक्षा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आरंभिक प्रश्न है। और हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आरंभ हम कह सकते हैं प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा और इसको समझने का ठीक से प्रयास करें, समझे और नोट्स बनाए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो इसका जो है नोट डाउन कर लो और इसको ठीक प्रकार से लिखिए, समझिए और अर्थग्रहण इसको समझने का प्रयास कीजिए और याद भी कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।